अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड सरकार ने एक योजना चलाई जिसमें एक जिला दो उत्पाद योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मित्रों, ये था एक जिला दो उत्पाद योजना। बहुत डीप मैंने इसको बताया, प्रत्येक जिले के बारे में आपने जाना। और अगर एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन अगर बनते हैं, टफ क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इसकी गारंटी है। आगे बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि उत्तराखंड का मान सम्मान बचाना भगत है, अर्थात तो उत्तराखंड के मान सम्मान को बचाने का अब समय आ गया है। तो जानेंगे कि क्या है ये भू कानून और कहाँ पे इसमें बदलाव हुआ और क्या लोग चाह रहे हैं। तो जितना मैं इसमें समझ 39 से एक कहता है कि समान न्याय एवं विधिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वहाँ की जो कमजोर वर्ग के लोग हैं सबको समान न्याय मिले, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान न्याय मिले। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आता है 1987 ईस्वी में, और इसका उद्देश्य भी यही था कि कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना था, यानी कि उसके हेल्प करना था। 20 मार्च 2002 को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। मित्रों, अगले जो ये 30 मिनट है, इस 30 मिनट में आपने बस एक काम करना है, कॉपी पेन लेके आ जाना है और धैर्य के साथ बैठकर नोट्स बनाते रहना है। उत्तराखंड जीके रविवार सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उत्तराखंड जीके रविवार सीरीज की यह 9वीं वीडियो है, और इस 9वीं वीडियो जो पिछले 8 वीडियो हम लोगों ने अपलोड करी है उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग कहेंगे, क्योंकि अगर आयोग कभी ट्रिकी पेपर अगर बनाएगा तो उत्तराखंड जनरल स्टडीज़ के जो भी प्रश्न होंगे वो यहाँ से पूछने की प्रबल संभावनाएं होगी। तो अच्छे प्रश्नों के एक सीरीज लेके यहाँ पे आ रखे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मित्रों, अगले जो ये 30 मिनट हैं, इस 30 मिनट में आपने बस एक काम करना है, कॉपी पेन लेके आ जाना है और धैर्य के साथ बैठकर नोट्स बनाते रहना है। समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी है राज्यपाल, सी है उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, डी है मुख्यमंत्री। मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इसके उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे, जो उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको बोलते हैं मुख्य संरक्षक। मुख्य संरक्षक जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो मुख्य संरक्षक के रूप में उनको कहा जाता है। और कार्यकारी अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं उनको कार्यकारी अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, अध्यक्ष होता है मतलब। मित्रों, जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है? इससे संबंधित जनरल स्टडीज के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। मित्रों, पॉलिटिकल साइंस में आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 39A। 39A कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, सहायता। 39A कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वहाँ की जो कमजोर वर्ग के लोग हैं सबको समान न्याय मिले, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान न्याय मिले। और अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है यानी आर्थिक रूप से कमजोर है तो राज्य का काम है कि वह उनको निःशुल्क विधिक सहायता दे, यानी कानूनी सहायता दे। ऐसा नहीं है कि अमीर वर्ग ही कानून का लाभ प्राप्त करे और जो कमजोर वर्ग है पैसों के कमी के कारण उसे न्याय न मिले, वो कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 39A में प्रावधान किया गया कि राज्य क्या करेगा? निःशुल्क एवं विधिक न्यायिक सहायता देगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। इसी के चलते आगे क्या होता है कि 1987 ईस्वी में एक अधिनियम आता है जिसे कहते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आता है 1987 ईस्वी में, और इसका उद्देश्य भी यही था कि कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना था, यानी कि उसके हेल्प करना था। ये बात आप समझ पाए होंगे। इसी के चलते हुए उत्तराखंड जब राज्य बना 9 नवंबर सन 2000 को, तो यहाँ पे 20 मार्च 2002 को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया।
इस प्राधिकरण का जो क्या कार्य होता है कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों को ये क्या देता है, निःशुल्क विधिक सहायता देता है। ये बात समझ में? निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। कमजोर व्यक्ति को, जो कमजोर लोग हैं, जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा लोक अदालतें, आपने सुना होगा बार बार लोक अदालत, जो लोक अदालतें चलती है आपकी गांव घरों में चलती होगी, लोक अदालतें आपकी तहसीलों में चलती है, तो इसका संचालन भी उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। लोक अदालतों का संचालन करना, इसके साथ साथ विधिक सहायता के लिए कुछ कार्यक्रमों का भी संचालन करती है। कार्यक्रम समय समय पर जगह जगह पर लोगों को विधिक सहायता के लिए कुछ कार्यक्रम चलाती है। तो यही सारे काम उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 2002 को। तो मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों ने जानी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार की एक जिला दो उत्पाद योजना के तहत बेकरी और मशरूम का उत्पादक जिला होना चाहिए था, उत्पादक जिला। तो उत्तराखंड सरकार ने एक योजना लाई थी जिसमें एक जिला दो उत्पाद योजना थी। इसके तहत बेकरी और मशरूम का उत्पादन किस जिले को मिला? वो है ऑप्शन ए है देहरादून। मित्रों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं कि अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड सरकार ने एक योजना चलाई जिसमें एक जिला दो उत्पाद योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि किसी लोकल उत्पाद को बढ़ावा देना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो लोकल उत्पाद है, लोकल उत्पाद का मतलब होता है कि अगर कोई भी क्षेत्र विशेष में किसी एक चीज का उत्पादन होता है तो उसको बढ़ावा देना था, यानी वैश्विक पहचान दिलाना था, ताकि उसका विश्व में व्यापार बढ़े, वैश्विक व्यापार बढ़ाना था। व्यापार बढ़ेगा तो उनकी आमदनी में वृद्धि होगी, वैश्विक पहचान मिलेगी। जैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई आपने सुना होगा, या उसी प्रकार बागेश्वर में आपने ताम्र शिल्प का उत्पादन होता है। वहाँ के लोग तांबे के बर्तन का निर्माण बहुत अच्छे से खासे करते हैं। तो ताम्र शिल्प के उत्पाद की जिम्मेदारी बागेश्वर को दी गई। तो इसी प्रकार प्रत्येक जिले को कम से कम 2 ऐसे उत्पाद सौंपे गए जिनका के उत्पादन वो लोग तो करते ही हैं, लेकिन उनको वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, गवर्नमेंट ने एक ये योजना लेके आई थी, जिससे कि स्वरोजगार में वृद्धि होगी, लोकल उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। जो वहाँ के किसान हैं, वहाँ के जो लोकल है, उनकी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो एक जिला दो उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। तो अब यहाँ पे क्रमवार जानते हैं कि किस जिले को कौन सा उत्पाद सौंपा गया। जैसे अल्मोड़ा की कौन सी थी? एक ट्विड, अल्मोड़ा को ट्विड, यानी एक प्रकार का कपड़ा होता है ट्विड, और दूसरा होता है बाल मिठाई। अल्मोड़ा को बाल मिठाई और ट्विड का उत्पाद की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। उसके बाद बागेश्वर का है। बागेश्वर का कौन कौन सा है? एक तो मैंने बता दिया था ताम्र शिल्प, और दूसरा था मंडुआ बिस्किट। बहुत इंपॉर्टेंट, मंडुआ बिस्किट। ठीक है, मंडुआ बिस्कुट। जो मंडुए का जो हमारा आटा है उससे बिस्कुट का निर्माण करने और ताम्र शिल्प की जिम्मेदारी सौंपी थी बागेश्वर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका लोकल उत्पाद है। तो लोकल उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए था ये सारा। ठीक है, उसके बाद चंपावत को आते हैं। चंपावत को क्या मिला था? इनको मिला था लोह शिल्प और हाथ से बुने हुए उत्पाद। लोह शिल्प और हाथ से बुने उत्पाद। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए। चमोली को क्या मिला था? हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद तो मिला था, लेकिन एक सुगंधित तेल इंपॉर्टेंट है। सुगंधित तेल ये इंपॉर्टेंट है, जो उनको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा हस्तशिल्प, जो हथकरघा उद्योग है, और हस्तशिल्प उत्पाद यानी हाथ से बने हुए जो उत्पाद हैं वो चमोली को दिया गया, जिनमें दूसरा था सुगंधित तेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार को क्या मिला होगा? अनुमान लगा सकते हैं आप। हरिद्वार का गुड़ और शहद।
टिहरी का क्या मिला था? टिहरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टिहरी में जो एक नथ आती है, टिहरी नथ आती है, टिहरी नथ है, और एक है प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा भी टिहरी को मिला। रुद्रप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रुद्र सबसे अलग है ना, मंदिर की हस्त हस्त जैसे मंदिर अनुकृत हस्तशिल्प लिखा हो ना, प्रसाद उत्पादन, तो रुद्रप्रयाग का होगा प्रसाद उत्पाद, प्रसाद उत्पादन और मंदिर हस्तशिल्प, जो मंदिर निर्माण की हस्तशिल्प कला है ना, हस्तशिल्प कला, तो मंदिर निर्माण की हस्तशिल्प कला और प्रसाद उत्पादन का जिम्मेदारी दी गई थी रुद्रप्रयाग को। उसी प्रकार पिथौरागढ़ को कौन सी जिम्मेदारी दी होगी? इसमें था ऊनी कालीन और मुनस्यारी राजमा, मुनस्यारी राजमा, ठीक है, और एक है ऊनी कालीन, ऊनी कालीन, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। पौड़ी गढ़वाल का क्या हो सकता है? हर्बल उत्पाद है और लकड़ी का, अच्छा फर्नीचर क्राफ्ट, फर्नीचर, ये इंपॉर्टेंट है, फर्नीचर, फर्नीचर से बने हुए जो सामग्री है वो दिया गया, फर्नीचर से संबंधित जो है वो पौड़ी गढ़वाल को दिया गया है ना। उधम सिंह नगर का क्या है इंपॉर्टेंट है? उधम सिंह नगर का है मेथा ऑयल, उधम सिंह नगर के क्या था? मेथा ऑयल था। और एक है मूंज घास उत्पाद, एक मूंज घास होती है, उससे जो उत्पाद बनेंगे वो था उधम सिंह नगर का लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा छूटा यहाँ पे? नैनीताल छूट गया भाई। तो नैनीताल का एपण क्राफ्ट, एपण क्राफ्ट था ना, एपण कलर तो आप जानते होंगे, एपण क्राफ्ट, और कौन सा? कैंडल क्राफ्ट, कैंडल क्राफ्ट, ये हमारा किसके लिए इसका उत्पादन और नैनीताल को दिया गया। तो मित्रों ये था एक जिला दो उत्पाद योजना, बहुत डीप मैंने इसको बताया, प्रत्येक जिले के बारे में आपने जाना। और अगर एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन अगर बनते हैं, टफ क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इसकी गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य में 6वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र अग्रवाल, बी है गोविंद सिंह कुंजवाल, सी है ऋतु खंडूड़ी, और डी है हरवंश कपूर। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऋतु खंडूड़ी जी राज्य की 6वीं विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर पहली विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, उत्तराखंड जब राज्य बना तो वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम, है ना, अंतरिम प्रकाश पंत जी थे। अंतरिम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत, प्रकाश पंत जी थे। उसके बाद जो राज्य में प्रथम बार निर्वाचित चुनाव होने के बाद जो क्या बने थे लोग राज्य विधानसभा अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है यशपाल आर्य। यशपाल आर्य जी बने थे निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो दो तो ये हो गए। तीसरे नंबर पे किसका नाम आता है? हरवंश कपूर तीसरे नंबर के, नहीं तीसरे नंबर के कौन थे? हरवंश कपूर चौथे, पांचवें और छठवें, यही तो होगा। हाँ, तीसरे नंबर के हरवंश कपूर रहे होंगे, चौथे नंबर पे गोविंद सिंह कुंजवाल, और पांचवें नंबर पे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, और छठवें नंबर पे हमारी ऋतु खंडूड़ी जी। मित्रों ऋतु खंडूड़ी जी जो हैं ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भुवन चंद्र खंडूड़ी जी की बेटी हैं। ये कहाँ से विधायक चुन के आई थी? कोटद्वार, कोटद्वार से ये विधायक रह चुके हैं, विधायक चुन के आई थी ऋतु खंडूड़ी जी। ऋतु खंडूड़ी जी के बारे में तो आप जानते होंगे, राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, राज्य की, ठीक है, राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूड़ी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने भू कानून अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार ने भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए एक कमेटी का गठन किया है मित्रों, और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है सुभाष कुमार, बी है अजेंद्र अजय, सी है अरुण ढोंडियाल, और डी है DS गर्वियाल। तो मित्रों राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा सुभाष कुमार जी को, सुभाष कुमार जी को भू कानून अध्ययन और परीक्षण जो समिति बनी थी
उसके अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि आजकल उत्तराखंड भू कानून से संबंधित लगातार आंदोलन चल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेंद्र सिंह नेगी जी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमारी आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी गायकार हैं, जो उनका एक गाना भी आ गया है कि उठा जागवा उत्तराखंडियों सौ उठाना भगत हैगे। और वो आगे बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि उत्तराखंड का मान सम्मान बचाना भगत हैगी। अर्थात तो उत्तराखंड के मान सम्मान को बचाने का अब समय आ गया है। तो जानेंगे कि क्या है ये भू कानून और कहाँ पे इसमें बदलाव हुआ और क्या लोग चाह रहे हैं। मित्रों, होता क्या है कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण होता है। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ की संस्कृति सबसे अलग थी, यहाँ की सभ्यता अलग थी, यहाँ की लोक भाषा अलग थी, और इन सब को बचाने का एक चैलेंज था यहाँ के लोगों में। आगे जाके होता क्या है कि जो बाहरी राज्यों से जो धनी वर्ग के लोग थे, वो उद्योगों के नाम पर या निवेश के नाम पर यहाँ जमीन खरीदने लगे। इसको बचाने के लिए सबसे पहले वर्ष 2002 में कानून लाया गया, जिसके तहत कहा गया कि उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं वो राज्य में, हमारे उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर भूभाग ही यानी जमीन ही खरीद सकते हैं अधिकतम। उसके बाद फिर से 2007 में एक और कानून आया कि उसमें इसको और घटा के कहा गया कि 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकते हैं उत्तराखंड से बाहर के जो रहने वाले हैं। यहाँ पे केवल 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, सबसे बुरी दशा तब हुई जब 2018 में यहाँ पे जो एक कानून चलता था उत्तराखंड में, यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, भूमि सुधार एक्ट बोलेंगे इसे। तो 2018 में इसमें पहले दो यहाँ पे क्या किए गए, 2 आर्टिकल जोड़े गए, जिसके तहत 143 कौ में क्या कौ और 2 एक और था 15(2), इन 2 धाराओं को इसमें जोड़ा गया। और इसके तहत जो उत्तराखंड से बाहर के जो राज्य के लोग हैं, वो उत्तराखंड राज्य में भूमि खरीदने की एक जो सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि जितने भी लोग बाहर से आ सकते हैं उत्तराखंड में, आसानी से ज़मीन खरीद सकते हैं। इससे हुआ क्या कि जो निवेश के नाम पर लोगों ने यहाँ पे, जो धनी वर्ग थे, उन्होंने होटल खोलना शुरू कर दिया, रिजॉर्ट खोलना शुरू कर दिया। इससे यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचा। यहाँ की संस्कृति सबसे इम्पोर्टेंट जो थी, यहाँ की संस्कृति को सबसे ज़्यादा चोट पहुँची, पर्यावरण को नुकसान होना ही था। तो इन सब के लिए जो उत्तराखंड सरकार ने एक आयोग का गठन किया कि इसका दोबारा क्या करना था, इसका पुनर्जांच करना था। तो सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में भू कानून अध्ययन एवं परीक्षण एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के समय राज्य में महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? ऑप्शन ए डॉक्टर कल्पना सैनी, बी श्रीमती सुषमा स्वराज, सी मनोरमा शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी यहाँ पे राज्यसभा सांसद थी। मित्रों होता क्या है, अप्रैल 2000 में सुषमा स्वराज जी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुन के आती है। लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद श्रीमती सुषमा स्वराज जी को उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा सांसद माना गया। आई बात समझ में? राज्य निर्माण से पहले ही ये सांसद थी यहाँ उत्तर प्रदेश के टाइम से, लेकिन जब उत्तराखंड राज्य अलग बना तो 2006 तक सुषमा स्वराज जी को उत्तराखंड राज्य से सांसद माना गया। आई बात समझ में? अगला देखते हैं जो डॉक्टर कल्पना सैनी जी हैं। कल्पना सैनी जी को 2022 में राज्यसभा सांसद चुनी गई। डॉक्टर कल्पना सैनी जी। कल्पना सैनी जी कहाँ से हैं? हरिद्वार से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कल्पना सैनी जी राज्यसभा सांसद चुनने से पहले क्या थी? ओबीसी आयोग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष थी। उत्तराखंड ओबीसी आयोग की अध्यक्ष थी कल्पना सैनी जी। ठीक है, तो एक और है मनोरमा शर्मा। ये उत्तराखंड की पहली
महिला राज्यसभा सांसद है उत्तराखंड से, उत्तराखंड की मनोरमा शर्मा कहाँ की है, उत्तराखंड से हैं ये। तो ये भी क्या बनी थी, कांग्रेस पार्टी से ये 2014 में क्या बनी थी, महिला सांसद बनी थी। ठीक है, तो ये था भाई। मनोरमा शर्मा के बारे में आप लोगों ने और भी तथ्य जाने होंगे। ये देश की पहली महिला मेयर है, महिला मेयर देश की, अन्य राज्य की होगी ना यार, यह राज्य की पहली महिला मेयर है कौन, मनोरमा शर्मा जी। तो मित्रों ये था, आपने देखा कि कितने सांसद है। अच्छा, वर्तमान में कितने सांसद है, महिला सांसद तो टोटल हो गई, अगर कुल मिला के महिला सांसद तो 3 हो गई, और जो प्रॉपर उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो हो गई 2। ये बात समझ में। अगर अच्छा 2024 में कितने सांसद कौन कौन से हैं, एक तो हो गए हमारे नरेश बंसल जी, नरेश बंसल जी, दूसरा कल्पना सैनी जी, कल्पना सैनी, और तीसरे होंगे महेंद्र भट्ट, महेंद्र भट्ट जी। ये 3 क्या है हमारे यहाँ पे वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के पहले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल क्षेत्र से निर्वाचित सांसद कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो देश में पहले लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में, वहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र से निर्वाचित सांसद कौन थे, तो ऑप्शन ए भक्त दर्शन, कमलेंद्र मतीसा, बद्रीधर पांडे, महावीर त्यागी। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा भक्त दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय गढ़वाल क्षेत्र से सांसद चुने गए। भक्त दर्शन जी लगातार 4 बार सांसद रहे, ठीक है, लगातार 4 बार सांसद रहे। कब तक, 1971 तक, 1971 तक भक्त दर्शन जी गढ़वाल क्षेत्र से सांसद रहे 4 बार, इंपॉर्टेंट है। कमलेंद्र मतीसा ये तो टिहरी से रहे। महावीर त्यागी ये देहरादून से चुने गए। और बद्रीदत्त पांडे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम में भी आया था, बद्रीदत्त पांडे। मित्रों जो डीडी पंत हैं, उनका जब वो एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी मृत्यु के बाद किस सीट से, अल्मोड़ा सीट से 1955, हाँ 1955 में जब उपचुनाव हुए थे, तो उपचुनाव में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा सीट से जीत के आए थे लोकसभा चुनाव में, लोकसभा के लिए। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे सांसद बने थे कब, 1955 ईस्वी में। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे गलत कथन कौन हो सकता है यहाँ पे। गलत कथन, गलत विकल्प होना चाहिए था, कथन कहाँ है यहाँ पे, गलत विकल्प, गलत विकल्प होना चाहिए ना, गलत विकल्प का चुनाव करें। तो देखो बेमेल विकल्प भी कह सकते हैं यहाँ पे। मित्रों देख पा रहे होंगे आपने देखा होगा कि राज्य की जो शासन प्रणाली है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पहले तो देख लेता राइट आंसर कौन हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे, गलत कथन कैसे हो गया मित्रों, राज्य की जो शासन प्रणाली है उसके मुख्य रूप से 3 अंग हैं। एक होता है आपका कार्यपालिका, एक होता है आपका विधायिका जो विधि बनाती है, और एक होता है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। तो मित्रों जो कार्यपालिका के जो प्रमुख अंग है वो है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। ये बात समझ में, कार्यपालिका के प्रमुख अंग। और उच्चतम न्यायालय यहाँ पे न्यायपालिका हो गई, यानी उच्चतम न्यायालय क्या हो गई यहाँ पे, न्यायपालिका के अंग हो गई। तो इसीलिए अलग विकल्प जो होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ये बात समझ में। इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। कार्यपालिका, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो राज्यों की जो शासन प्रणाली है वो कौन से भाग में है, भाग 6 में राज्यों की शासन प्रणाली। और कितने से कितने तक है, 153 से 237 तक राज्य की कार्य प्रणाली, शासन प्रणाली की बात कही गई है। ठीक है, 153 से 237 के बीच में। अगर बात करें कार्यपालिका की, राज्यों की कार्यपालिका, जो कार्यपालिका में मैंने बताया था मुख्य रूप से कब से कब तक, 153 से 167 तक। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके राज्यपाल। 153 आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, है ना, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, तो 153 में राज्यपाल के बारे में है। दूसरा ऑप्शन था आपका मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका उल्लेख किया गया है 163 में।
ये बात समझ में। और उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य के लिए कानूनी मामले की सलाह के लिए एक महाधिवक्ता की बात की गई थी 165 में। महाधिवक्ता ऑप्शन सी का जो ये है ना, महाधिवक्ता की बात की। इसका मुख्य काम क्या है? कानूनी मामले में राज्य सरकार को सलाह देना है। तो 165 में इसका उल्लेख किया गया है, 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, राज्यों की बात है हो रही है, ठीक है। राज्यपाल 153 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। मित्रों, विधायिका के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जो मैंने कार्यपालिका विधायिका बोली। विधायिका का मतलब होता है विधि निर्माण। तो विधि निर्माण विधानसभा, जो हमारी विधानसभा है ना, तो विधानसभा और विधानसभा से जब पारित होगा तो उसके बाद राज्यपाल जब साइन करेगा तो कोई कानून बनेगी ना, कोई विधि बनेगी। तो इसीलिए विधायिका विधानसभा और राज्यपाल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारी विधायिका बनाती है, ठीक है। अगर जिन राज्यों में विधान परिषद होगी, है ना, तो वहाँ पे दोनों सदन प्लस राज्यपाल यहाँ पे विधायिका के पार्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? मित्रों, ये था आज का ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प का चुनाव करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत विकल्प का चुनाव करना है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में ही है भाई। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी ये है टिहरी में। कहाँ है? टिहरी में। तो गलत कथन हमें मिल गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें उत्तराखंड भवाली कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। जो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी है वो भवाली में है, जो पड़ता है नैनीताल में। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने एग्जाम में पहले भी बताया था 24 फरवरी 2010 को उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना 2014 में हुई थी। और उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है वो, ठीक है, लवासना नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री वाला नहीं है, ये प्रशासनिक प्रशिक्षण, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए है जय सिंह रावत, बी डॉक्टर रात ने, वे राम सिंह होगा, डॉक्टर राम सिंह, सी है यशवंत सिंह कटोच, डी है डॉक्टर शेखर पाठक। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जय सिंह रावत जी ने लिखा था उत्तराखंड की जनजाति का इतिहास, ठीक है। अगर बात करें डॉक्टर राम सिंह जी की, डॉक्टर राम सिंह की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, सौर यानी मध्य हिमालय का इतिहास, या सौर का इतिहास भी कहेंगे। सौर का इतिहास डॉक्टर राम सिंह के द्वारा लिखा गया, ठीक है। यशवंत सिंह कटोच की दो महत्वपूर्ण पुस्तक है, कौन कौन सी? मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व यशवंत सिंह कटोच जी की है, और एक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये भी किसकी है? यशवंत सिंह कटोच की। मित्रों, डॉक्टर शेखर पाठक जी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हैं दो, ये याद करेंगे। डॉक्टर शेखर पाठक जी की दो महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक का नाम है उत्तराखंड में कुली बिगाड़ प्रथा, उत्तराखंड में कुली बिगाड़ प्रथा नामक पुस्तक डॉक्टर शेखर पाठक की है, और एक द चिपको मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा डॉक्टर शेखर पाठक जी की प्रमुख पुस्तक है। मित्रों, एक कुमाऊं की चित्रकला इंपॉर्टेंट किताब है, तो मैंने सोचा इसको यहीं पे बता देता हूँ। वो है कुमाऊं की चित्रकला, कुमाऊं की चित्रकला एक पुस्तक है, ये है यशोधर मटवार, यशोधर मटवाल की है कुमाऊं की चित्रकला। मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? आज का अंतिम प्रश्न रहा है था
कैसी लगी आपको हमारी ये क्वेश्चनों की सीरीज़, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके से हम लोग उत्तराखंड रहवार सीरीज़ में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे। बस आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।